हेलो स्टूडेंट, आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इस बात को जरूर ध्यान नोट कर लेना है कि 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गणित के पेपर में ही फेल होते हैं। वो बिग मिस्टेक क्या करते हैं, जितना बताया जाता है उसको ध्यान से सुनते नहीं हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये बिग मिस्टेक होती है स्टूडेंट की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा आप एक भी क्वेश्चन उसमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पेपर अभी देखने से लगता है कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी पेन वहां पर नहीं चलेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम सेट 3 को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि सेट 1 2025 ये जो आप देख पा रहे हैं इसको फ्रेंड्स पूरे सेट को हम सॉल्व कर चुके हैं। मतलब 70 नंबर का क्वेश्चन ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। इसी प्रकार सेट 2 को भी सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पर अब आज की इस वीडियो में सेट 3 को 1 शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको 3 घंटे 15 मिनट में मिलते हैं। और ये वीडियो फ्रेंड्स 1.5 से 2 घंटे में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आपको सभी क्वेश्चन आ रहा है अच्छे तरीके से तो मात्र ये 2 घंटे का ही पेपर होता है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसे आपको एमआर शीट में फिल करना होता है। तो चलिए बिना सॉल्व किए तो आप फिल नहीं करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और देखना है जो भी आंसर सही होगा उसे आपको एमआर शीट में फिल कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 है तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा ये दिया गया है तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 3/4 होता है। मतलब कि ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख जाएंगे, बस वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार, तो ये लंब इसके सामने जो होगा लंब मतलब 3 और आधार कितना है 4 है। 3 और 4 हमसे cos थीटा पूछा गया है। तो यहाँ पर ये तीसरी भुजा जो यहाँ पर कर्ण दिख रही है इसको हम ज्ञात करेंगे। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ पर रूट लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ए सी इक्वल टू 25, ठीक है ना। इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16, 9 25 ये लिखे हैं और ये 5 हो जाएगा। मतलब ये भुजा में 5 मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, लाल बटे कक्का आपको याद है, लाल बटे कक्का। तो ये cos थीटा होता है मतलब कि आधार बटे में कर्ण इक्वल टू आधार यहाँ पर ये कितना है 4 है और कर्ण यहाँ पर कितना है 5 है, ठीक है ना। तो 4/5। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है 4/5, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सैंपल स्पेस अगर हम देखें तो पासे पर कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं होती हैं। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, अब इसमें आप बताइए सम संख्या कौन सी है, 2 है सम, ये है, ये है। तो यहाँ पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे यहाँ पर सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ये फार्मूला कॉमन है, इसको आपको याद कर लेना है। क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है ना। इसको आपको पूरा लिख लेना है। अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब अब आप इसको काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, यहाँ पर ये कितनी बार है देखिए, 1 सम 2 3 सम हो गया। कुल यहाँ पर कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, 3/6 इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2। जिस भी ऑप्शन में 1/2 हो वो आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें 1/2 है तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिना सॉल्व किए आपको एमआर शीट में टिक नहीं लगाना है। तीसरा यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग आपको इसमें बताना है, तो कैसे बताएंगे चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए माध्यक वर्ग आपसे पूछ रहा है तो आपको इस टाइप से इतना दिया रहेगा। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक है ना, संचयी बारंबारता। तो जो भी लिखा है इसको ऐसे लिख देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे 8 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 15 15 यहाँ पर 30 30 10 40 और 40 5 45, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आया है, n कितना है, ये 45 है। तो हम क्या निकालते हैं, n/2 निकालेंगे। तो n/2 कितना हो जाएगा 22.5। तो यहाँ पर देखिए 22 से ज़्यादा ये है तो इसी के सामने आ जाइए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। 22 है ना, तो यहाँ पर ये 22 से ज़्यादा है तो मतलब इसमें आएंगे तो इसी के सामने देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर जब भी आपसे बहुलक वर्ग याद करने के लिए बोले तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पर बारंबारता में देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आप कहेंगे 11, तो बस इसी के सामने जो होगा वही इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। मतलब कि 10 से 15 ये क्या है, इसका बहुलक वर्ग है। तो 10 से 15 किस में दिया गया है, डी में। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कॉपी में कैसे लिखना है इसका पैटर्न भी हम आपको बताएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है इस पर तो वीडियो हम बना दिए गए हैं, उसे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखना नहीं जानते हैं तो बहुत आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो जैसे जैसे इसमें हम कॉपी में लिख रहे हैं आपको उसी टाइप से लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहीं पर हम आपको बता देते हैं कि अगर कुछ इस टाइप से आपसे पूछा जाए तो किसी भी घटना की प्रायिकता हो वो फ्रेंड्स निगेटिव नहीं हो सकती है, और 0 से छोटी वैल्यू मतलब निगेटिव नहीं होगा, और 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है। तो ये हो सकता है, 1 से छोटा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। या तो किसी घटना की प्रायिकता घटेगी या तो नहीं घटेगी। तो यहाँ पर ये निगेटिव में नहीं होता है। प्रायिकता की जो भी वैल्यू आप कभी भी फाइंड करेंगे आपको यहाँ पर निगेटिव वैल्यू नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिला है कि मतलब कि कोई भी क्वेश्चन हो उसे अगर आप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से तो मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे इस क्वेश्चन को आपने अभी देख ही लिया है, इसके पहले बहुलक वर्ग को भी हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं हुई। तो चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यदि 3 cot = 4 तो यहाँ पर इसका मान बताइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको एक ट्रिक बताना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें उसे नंबर देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने स्टेप में सॉल्व होगा। जैसे क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा लग रहा हो आपको कि इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा छोटा है। 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में। अगर 6 नंबर में पूछा गया है तो उसी टाइप से वो थोड़ा लेंदी होगा। 1 नंबर में पूछा गया है, अगर क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लगता है लेकिन सॉल्व करने में वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है ना। नंबर के ही हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इस बात को आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 cot = 4 तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए पहले cot A की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये गुणे में है तो 3 हो जाएगा। तो tan A इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan A = इसको भी पलट देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3/4। बस इसी में वैल्यू को रख दीजिए। तो 1 - 3/4 का स्क्वायर बटे में यहाँ पर 1 + 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा = यहाँ पर देखिए 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटे में यहाँ पर देखिए 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 = 16 इधर आ जाएगा 16 - 9 बटे में 16 और यहाँ पर देखिए 16 + 9 बटे में 16 ये हो जाएगा। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, दूसरा और चौथा कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और 16 और 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला, ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर cos 60 का मान है। cos 60 का मान क्या हो जाएगा, वैल्यू याद है तभी आप दे पाएंगे आंसर। cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है ना। sin 60 का मान √3/2 होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, ध्यान दिया करिए साइन और cos में, यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। तो cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2 और ये sin और cos का मान दिया गया है, ये 45 डिग्री का मान है। sin 45 और cos 45 का मान 1/√2 होता है। sin 90 का मान 1 होता है, ठीक है ना। tan 45 का मान भी 1 होता है। ऐसे बता दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा लेकिन, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया गया है 1 + cot² θ बटे में 1 + tan² θ का मान होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे होंगे त्रिकोणमिति से कितने क्वेश्चन पूछे गए लगातार, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 +
कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर देखिए 10 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए 1 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये भाग के रूप में लिखा है, बटे में है, ऊपर आएगा तो गुणा लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 को लिखा नहीं जाएगा, तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 नंबर तक सॉल्व कर लिए हैं, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि एलसीएम 35 और 63 का एलसीएम 315 है तो एचसीएफ इसी संख्या का 35 और 63 का एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए सॉल्व कर। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने का फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने का फार्मूला, अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या कितना है, 35 है, दूसरी संख्या यहाँ पर कितना है, 63 है, बटे में यहाँ पर देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम दोनों गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा, तो एलसीएम कितना दिया गया है, 315 दिया गया। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 सते 35, 5 छंग 30, 5 3 15, इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर 7 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में ये देखिए 7 दिया गया। ठीक है ना, अब 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। तो यहाँ पर देखिए 12, 15, 21 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 से पहले 6, 15, 21, 2 से यहाँ पर 3, 15, 21, 3 से यहाँ पर 1 बार में, 5 बार में, 7 बार में, ये 5 से जाएगा 1 बार में, यहाँ पर 7, और ये इतना इसको नोट कर लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60 और 6 सते 42, कितना हो जाएगा 420, मतलब कि यहाँ पर 12, 15, 21 का एलसीएम कितना होगा 420, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 420 दिया गया ना, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। यहाँ पर जब भी आपको इस टाइप से मिले तो उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तब आप उसका आंसर दिया करिए। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम गुणा करेंगे, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा कभी परिमेय भी होता है, कभी अपरिमेय भी होता है। जैसे √2 × √2 करेंगे तो हमें परिमेय मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो इसको दोनों को गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, इसको इधर गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो दोनों का अंतर हमें क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है, राइट आंसर है। ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपसे बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो यहाँ पर ए बी आप इसको नेम दे दिया करिए, और यहाँ पर हम आपको तरीका बता रहे हैं, इसको x1, इसको y1, x2, y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला यहाँ पर ये होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे ए बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिखने से ये रहता है कि इसी को देखकर हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4।
कुल मिलाकर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 मिलेगा, जो कि यहाँ पर क्या होता है 2√2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन आपका सी दिया गया है, जो कि राइट आंसर है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कोई भी सेट आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि फ्रेंड्स किसी चैप्टर को छोड़कर पूछा गया हो, ठीक है ना। आपके बुक से ही पूछा जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा और आपको कुछ भी वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोर्ड का पेपर होने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वो क्या कर, अब देखिए पेपर होने के पहले जो आप कुछ कर सकते हैं उसको कर लीजिए, पेपर होने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो आप फेल होंगे या पास होंगे। तो क्यों ना थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए, ताकि फ्रेंड्स फेल होने से बच सकें, ठीक है ना। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी टाइप से अगर बना रहा तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करा देंगे, अगर टाइम रहा तो, ठीक है ना। तो इसी टाइप से हम सभी सेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये तीसरा सेट है, इसके बाद चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, इसी प्रकार से सभी सेट को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर क्या दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर हो, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ये जो बिंदु आप देख पा रहे हैं PQO, इसको आप सही से समझिए पहले। तो यहाँ पर बिंदु यहाँ पर कह रहा है 5 सेंटीमीटर, वृत्त कितने सेंटीमीटर का है 5 सेंटीमीटर, तो कह रहा वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बनाकर बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वृत्त है, प्रॉपर तरीके से नहीं बना है, आपको समझना है, ठीक है ना। ये क्या है O है, यहाँ पर ये क्या है त्रिज्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वृत्त पर एक बिंदु क्या है P है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया गया है, और इस बिंदु को यहाँ पर Q माना गया है। आप जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होता है वो समकोण होता है, और त्रिज्या दिया गया है 5, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर OQ दिया गया है 12, तो हमें यहाँ पर PQ ज्ञात करना है। OQ मतलब कि हमें कर्ण दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे OP इक्वल टू 5 और यहाँ पर OQ इक्वल टू 12 है, तो हमें यहाँ पर PQ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो PQ हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OPQ में, ठीक है ना, त्रिभुज OPQ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर PQ इक्वल टू रूट, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 12 के स्क्वायर में से 5 को हम 5 के स्क्वायर माइनस करेंगे तो 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पर PQ इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 13, देखिए 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर ये 1 है, मतलब कि रूट 119 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। रूट 119, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं 13 सेंटीमीटर में लगा देते हैं, ठीक है ना। वो क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर इसको वो Q मान लेते हैं और इसको P मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो चलिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र में दिया गया है, कह रहा है DE समांतर BC है और AD 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर DE 4 सेंटीमीटर है, DB यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है कि BC की माप होगी, यहाँ पर हमें BC की माप को बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो 40 नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया गया है DE समांतर BC ये दिया गया है, और आपसे बोल रहा है कि BC को ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए DE समांतर BC है, तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का विलोम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल टू यहाँ पर DE अपॉन BC, DE अपॉन BC, ठीक है ना। इसका अनुपात बराबर होगा, जब यहाँ पर DE समांतर BC है तो AD यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखिए इसी में वैल्यू को रख देंगे। तो AD यहाँ पर कितना है 3 है, और AB कितना है, AB मतलब कि अगर दोनों को जोड़ देंगे तो AB मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 1 4 मतलब 4.5 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर DE कितना है 4 है, और आपसे BC पूछ रहा है, ठीक है ना। BC को हम इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये BC इक्वल टू इसको इधर लेकर जाएंगे 4 × 4.5 बट्टे में यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2 दूनी 4, 3 दूना यहाँ पर 6, मतलब कि यहाँ पर BC कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है D, ठीक है ना। D ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए इसमें पाई की वैल्यू को नहीं रखा गया है, तो हम भी नहीं रखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेरी बात मानिएगा, इस फार्मूले को जरूर याद कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका 6 नंबर 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा बढ़ाकर पूछ लिया जाता है। जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो पाई की वैल्यू ऑप्शन में नहीं रखा गया तो हम भी नहीं रखेंगे। थीटा कितना है, 60 है, बटे में 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 6 36, इससे ये कैंसिल 6 पाई। बताइए कितना कठिन क्वेश्चन है, नहीं है कठिन, डिफिकल्ट नहीं है। फार्मूला याद था, वैल्यू को रख दिए 6 पाई, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, केवल आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होनी चाहिए बस। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, यहाँ पर ये जो भुजा दिया गया है इसमें यल, देखिए जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें एल बी एच होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यल को क्या करना है, इसका यहाँ पर दोगुना मान लेना है, ठीक है ना, और बी और एच सेम रहने देना है, मतलब कुछ इस टाइप से। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, 20 cm, 10 है तो 20, तो यहाँ पर बी कितना हो जाएगा, 10 रहेगा, और यहाँ पर एच कितना हो जाएगा, ये भी 10 होगा। अब कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। ये आपका प्रॉपर आंसर नहीं है, ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे 2 ब्रैकेट में एल बी, एल और बी मतलब कि 20 गुणे 10 प्लस बी एच मतलब कि 10 गुणे 10 प्लस एच एल 10 गुणे 20, ये हो गया। 2 से यहाँ पर 20 को 2 से गुणा कर, सॉरी फ्रेंड, 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो है तो लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 जीरो है लगा दीजिए ऐसे, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 जीरो है ऐसे लिख दीजिए। देखिए 2 2 400, 1 500, 500 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 1000। बस हो गया, फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी है ना, जो अभी बता रहे थे। ये 70 नंबर कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, इसका हमें शून्यक बताना है। अब मान लेते हैं आपको शून्यक ज्ञात करना नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन रखकर चेक करेंगे, ठीक है ना। इसमें वैल्यू को रखकर चेक करेंगे, जैसे एक बार -9 रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगर 0 आ गया, तो 2 रखकर देखेंगे 0 आ गया तो मान लीजिए ये ऑप्शन सही है। नहीं आया तो इसको रखकर देखिए, मतलब एक बार -3/2, फिर देखेंगे 0 आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो छोड़ देंगे, चेक नहीं करेंगे दूसरा। अगर इसमें आ गया है तो फिर दूसरे में भी चेक करेंगे कि दोनों से, मतलब दोनों की वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर ये पूरा 0 होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार इसको रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, इसी टाइप से आपको चेक करना होगा। आप चेक नहीं करना चाहते हैं तो इसको गुणनखंड कर शून्यक निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं। देखिए आपसे शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आपको 0 के बराबर इसको दिखाना होगा। अब गुणनखंड करना है तो सक्षम 42 होता है, क्या होता है 42, नहीं ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इसको इस रूप में लिखना होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। पहले x², मतलब ये सही लिखा है, इसको इधर लेकर आएंगे -7x - 3 = 0। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं कि मतलब क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएं। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 6 × 18, हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करें तो 18 मिलना चाहिए। दो संख्या कौन सी हो सकती है, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 6x² - 9x प्लस 2x - 3 = 0। तो यहाँ पर 3x को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x। देखिए इसको गुणा करने के बाद दोबारा यही आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए -3, यहाँ पर 3 3 का 9, ये आ गया। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में है उसको आपको लिख लेना है ऐसे बिना कुछ सोचे समझे। अब यहाँ पर ये इतना हो गया तो +1 लिख दीजिए, पूरा यहाँ पर नोट कर लेना, तो +1 यहाँ पर लिख दीजिए। 3x + 1 ये हो गया, 2x - 3 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको x = -1/3 और यहाँ पर x = 3/2, ठीक है ना। पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए -1/3 और 3/2 किस में है, -1/3 और 3/2, मतलब कि यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें आपको डाउट हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये माइनस में, ये माइनस में नहीं होगा, ठीक है ना। 3/2 क्या है, प्लस में आया है, ये देखिए 3/2 प्लस में आया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इतना मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन तो यहाँ पर आंसर भी सही लेकर आएंगे लेकिन ऑप्शन में गलत टिक लगाएंगे। ये आपको
बहुत कम नंबर दिलाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि टीचर जो भी आप लिखे हैं सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं इससे मतलब नहीं है, OMR शीट में आपने क्या फिल किया गया है उससे मतलब होता है, ठीक है ना। तो जैसे आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम दे सकते हैं तो क्वेश्चन का ऑप्शन भी तो देख सकते हैं ना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जल्दी आपको नहीं करना है, क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन गलत मत सॉल्व करिएगा, नहीं तो चेक करने में आपका दोबारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। 17 तक सॉल्व हो चुका है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 4/3x + 2y = 8 2x + 3y = 12 के हलों की संख्या होगी। हमें इसको कंपेयर कर कर बताना है कि हलों की संख्या कितनी होगी। केवल एक होगा, अनंत होगा, दो होगा, कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा तो इसको हम कंपेयर करेंगे। a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरे वाले को a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a1 = 4/3 मिल जाएगा और b1 = 2 मिलेगा, c1 = -8 मिलेगा। देखिए ये 0 के इस साइड है और ये इधर है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो -8 हो जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर a2 = 2 हो जाएगा, b2 = 3 हो जाएगा और यहाँ पर c2 = 12 हो जाएगा, नहीं -12, ठीक है ना। अब a1/a2 निकाल लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3, a2 यहाँ पर कितना है 2 है, तो इसको यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे तो कितना आएगा 2/3 मिलेगा। b1/b2 निकाल लीजिए तो b1/b2 अगर आप देखेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर, तो b1 कितना है 2 है और b2 यहाँ पर 3 है, ये भी हो गया। c1/c2 निकालिए तो c1 कितना है -8 है और ये -12 है, मतलब कि 4 दूनी 8 4 3 12, कुल मिलाकर 2/3 2/3 2/3 आया है। तो यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आया है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसमें रेखाएं संपाती होगी, एक रेखा ऐसे गई है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये दोनों बराबर होता, ये नहीं होता तो इसका कोई हल नहीं होता, और यहाँ पर केवल यही बराबर ना होता, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता तो इसका क्या होता, अद्वितीय हल हो जाता, ठीक है ना। ये सब पूरे डिटेल से बताए हैं, इतना टाइम नहीं है कि इतना डिटेल हम बता सकें, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितना भी हो सक रहा है हम डिटेल से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो देखने में भी सही नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम है। तो जितना हो सके पूरे सेट को हमें सॉल्व करना है। 3 घंटे का पेपर होता है, जितने क्वेश्चन उसमें दिए गए होते हैं उसी को तो सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट तरीके से चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनंत, ठीक है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल लिख दीजिए या फिर अनंत, ठीक है ना, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। 19 नंबर में कह रहा है द्विघात समीकरण का विविक्तर होगा, तो यहाँ पर चलिए विविक्तर इसका हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका विविक्तर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। इससे अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो a बराबर हमें 3 मिलेगा और b बराबर -4√3 मिलेगा और c बराबर यहाँ पर 4 मिल जाएगा। अब इधर देखिए यहाँ पर विविक्तर ज्ञात करने का फार्मूला है b² - 4ac = b², यहाँ पर कितना है, यहाँ पर -4√3 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू ए कितना है 3 है, सी कितना है यहाँ पर 4 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48। तो यहाँ पर देखिए 16 तियाँ 48 माइनस 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 0 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन आपका सी दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है AP यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। AP दिया गया कह रहा है कि 3 और 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 का सार्वंतर आपको बताना है। तो मतलब ये AP कुछ इस टाइप से दिया गया है। क्या दिया गया है, 3 है, 3 + √2 है और यहाँ पर 3 + 2√2 है, ये है, ठीक है ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो हमें D ज्ञात करना है, तो D हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 3 + √2 - 3 इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, तो मतलब कि हमारे पास कितना आएगा √2। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर D दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। D सार्वंतर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और ये आपका ऑप्शन
दिया गया है, जो कि डी दिया गया है, कितना है √2 है। तो 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, खंड बा को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 12 नंबर, 2-2 नंबर वाले 12 क्वेश्चन होंगे। इन सभी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसका अपोजिट मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में। तो यहाँ पर 6√3 = p/q आपको यहाँ पर लिखना है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है तथा q not = 0। इतना आपने लिख लिया इसको। तो अब क्या करना है, √3 को इधर ही रहने देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 = p/6q हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से p q और यहाँ पर 6, यहाँ पर लिखना p q तथा 6 एक पूर्णांक है और p/6q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या है तो √3, देखिए दोनों बराबर में लिखे हैं तो ये भी परिमेय होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखें परिमेय संख्या है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि √3 क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड, ठीक है ना, बस सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है यदि बिंदु 0,1 बिंदुओं 5,-3 और यहाँ पर x,6 से समदूरस्थ है तो यक्ष के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये जो बिंदु है इस बिंदु से सेम दूरी पर है और इस बिंदु से सेम दूरी पर है। जैसे मान लेते हैं जिस जगह आपका घर है वहाँ से आप, मतलब हो सकता है मान लेते हैं कि आपका स्कूल, ये क्या है आपका घर मान लेते हैं, और ये जो है स्कूल है, और यहाँ पर मान लेते हैं कुछ और, मान लेते हैं आपका दोस्त का घर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका घर और यहीं से आपके दोस्त का घर क्या है, सेम दूरी पर है। ऐसे आप इसको समझ कर चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि बिंदुएं इतने और इतने से समदूरस्थ है तो यक्ष के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें यक्ष की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या है, सेम है, ठीक है ना, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो यहाँ से हमें x की मान यहाँ पर फाइंड करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए चाहे OA देखिए या फिर OB, क्या है, दोनों की दूरी सेम है तो हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जब प्रश्नानुसार है यहाँ पर तो लिखेंगे OA बराबर OB। तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे तो रूट लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 - 5 x1 - x2 वाला फार्मूला याद है ना, प्लस यहाँ पर देखिए 1 माइनस लिखते लेकिन माइनस इसमें भी है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर = रूट। अब इधर आइए 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए -5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 3 × 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 = यहाँ पर देखिए -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर -5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है ना। अब दोनों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रूट दिया गया है तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का
का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग कैसे करेंगे, तो बस वर्ग आपने यहाँ पर लिख दिया है तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखिए दोनों ओर सेम संख्या और सेम साइन के साथ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 4। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 4। केवल प्लस में नहीं होगा, केवल माइनस में नहीं होगा, दोनों वैल्यू हो सकता है। ठीक है ना, एक्स का मान चाहे आप प्लस में रखिए या फिर माइनस में रखिए। ठीक है ना, दोनों आपका यहाँ पर लिखना होगा, ये नहीं कि आप केवल प्लस में ही लिख दे रहे हैं या फिर माइनस में। ठीक है ना, दोनों साइन दिखाने के लिए प्लस और माइनस ऐसे साथ में लिख देते हैं। ये हो गया, चाहे इसको आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिख दीजिए 4 और यहाँ पर -4, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखिए या फिर ऐसे। ठीक है ना, तो चलिए ग नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर का नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। क्या विभाजित करता है, इस बिंदु को जो हम जोड़ रहे हैं ये y अक्ष जो है ये विभाजित कर रहा है। तो हमसे कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए उस अनुपात को हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए कैसे यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर बिंदु जो दिया गया था 5 दिया गया है और -6 दिया गया है। यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं -1, -4। अब यहाँ पर कह रहा है y अक्ष इसको विभाजित करता है तो y अक्ष विभाजित कर रहा है मतलब ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये y हो जाएगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं ये किस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है, इसको m1 m2 रेशियो में ये विभाजित कर रहा है। तो वही आपसे रेशियो पूछ रहा है, m1 रेशियो m2 यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना भाई, देखिए 0 तो ज्ञात है लेकिन y नहीं ज्ञात है तो इसी का हेल्प यहाँ पर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हमें अनुपात दिया रहता है तो कौन से फार्मूले का अप्लाई करते हैं, जो फार्मूला अनुपात दिए रहने पर अप्लाई करते हैं वही फार्मूला अनुपात को ज्ञात करने के लिए भी हम अप्लाई करेंगे। जब अनुपात दिया रहता है तो बिंदु ज्ञात करते हैं। अब बिंदु यहाँ पर ये दिया गया है तो अनुपात ज्ञात करने के लिए आपसे बोल रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ये क्या है x इक्वल टू, यहाँ पर x को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। देखिए x कितना दिया गया है, 0 दिया गया है इक्वल टू, ये इधर पूरा चला जाएगा 0 तो m1 यहाँ पर, x2 यहाँ पर कितना है, ये x1 है ये x2 है मतलब कि -1 हो जाएगा प्लस m2 x1 यहाँ पर कितना है तो आप कहेंगे 5 है। अब देखिए यहाँ पर -m1 को इधर लेकर आएंगे तो ये m1 हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5m2 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए m1 है तो यहाँ पर लिखेंगे m1 और बटे में लेकर आएंगे तो m2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब रेशियो आपसे पूछ रहा है तो m1 रेशियो m2 इक्वल टू 5:1। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, ये प्रॉपर तरीके से आपका आंसर आ चुका है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन अभी तक आपने सॉल्व किया ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन था और यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं घ नंबर क्वेश्चन, ये आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध कर इसके बराबर में इसको लाना है। तो यहाँ पर देखिए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए रूट में दिया गया है ये LHS होता है ये RHS होता है। ठीक है ना, हमें LHS को सॉल्व कर RHS में लाना रहता है या RHS को सॉल्व कर LHS में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे LHS से इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर रूट में लिखा है 1 - cos थीटा बटे में 1 + cos थीटा इक्वल टू, दोनों रूट को अलग कर लीजिए 1 - cos थीटा बटे में रूट को अलग करेंगे तो 1 + cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इसको बटे में ऐसे लिख दीजिए। जो भी यहाँ पर है इसको हम परिमेयकरण करेंगे, प्लस है तो माइनस के साथ इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। तो 1 - cos थीटा बटे में रूट में 1 - cos थीटा। इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी रूट में है ये भी रूट में, जैसे √2 और √2 होता है तो क्या बचता है केवल 2 बचता है। तो इसी टाइप से यहाँ पर 1 - cos थीटा हो जाएगा बटे में यहाँ पर देखिए a + b और a - b तो a² - b² हो जाएगा। कुल मिलाकर ये ऐसे होगा 1 - cos² थीटा इक्वल टू 1 - cos थीटा बटे में 1 - cos² थीटा क्या होता है sin² थीटा होता है। तो sin² थीटा है, रूट लगा है तो केवल sin थीटा बचेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको अलग अलग हम लिखेंगे, मतलब कि 1/sin थीटा माइनस में cos थीटा बटे में sin थीटा। ठीक है ना, इक्वल टू 1/sin थीटा क्या होता है cosec थीटा
माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है ना, ये आपका सॉल्व हो चुका है, कोसेक थीटा माइनस कोट। देखिए वही हमें लाना है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये देखिए हमें वही लाना है और ये आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसमें पेपर में पूछा गया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन पेपर में जो भी आपको मिलेगा क्वेश्चन उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट छप गया है। तो यहाँ पर क्या था, पेपर जब हम देखें तो उसमें क्या पूछा गया था, तो त्रिज्यखंड पूछा गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पर चलिए इसको हम नोट करते हैं। तो r बराबर 14 cm है और थीटा यहाँ पर 120 है। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसमें हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। थीटा कितना है, 120 है, बटे में 360 इंटू, तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पाई इंटू r स्क्वायर। r कितना है यहाँ पर 14 इंटू 14, ये हो जाएगा 120 को यहाँ पर इससे भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 96 पाई बटे में 3 cm स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलिए नोट करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, में से एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कह रहा है लाल रंग का एक बादशाह, एक तस्वीर वाला पत्ता, मतलब कि एक फेस कार्ड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर ताश से पत्तों से रिलेटेड अगर आपको नहीं आता है तो आप इसी चैनल में जाकर सर्च करेंगे, यहाँ पर मतलब ताश से रिलेटेड यहाँ पर जो भी प्रायिकता होगा उससे रिलेटेड फ्रेंड्स वीडियो आपको मिल जाएगी। सर्च करने के बाद आपको लिख देना है मान आयर स्टडी, मतलब चैनल का नाम लिखेंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो आ जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितना है 52। तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता बिना कुछ सोचे समझे आपको यहाँ पर बटे में 52 लिख देना है कुल को। लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, उसमें 2 बादशाह होते हैं। ठीक है ना, उसमें कितने बादशाह होंगे 2, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। 2 बटे यहाँ पर मतलब 1/26 आंसर आ गया। और दूसरा यहाँ पर एक तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता तो तस्वीर वाला पत्ते कितने होते हैं, तो फ्रेंड्स 13 के समूह में 3 पत्ते होते हैं, तो 3 चौक 12/52। तो यहाँ पर ये 6 26 3 13 मतलब 3 यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है ना, 3/13 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से मतलब कि तस्वीर वाला पत्ता कितने होते हैं 52 पत्ते में, तो 52 पत्ते में तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 12 होती है, क्योंकि एक मतलब 13 का जो समूह बना रहता है ग्रुप, तो 1 13 में 3 पत्ते, तो 1 13 में 3 3 ऐसे रहेगा तो 4 बनते हैं। जैसे ऐसे देखिए 13 इसमें 13 इसमें 13 इसमें, अब इसमें 3 इसमें रहेंगे, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो 3 चौक 12, फेस कार्ड कितने हो जाएंगे 12, तो 12/52 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन थे उन सभी को हम 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है ना, केवल 45 मिनट में ही हम सॉल्व कर चुके हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जितने भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कोई 5 खंड हल कीजिए। मतलब इसमें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पर का नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है,
पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? टीपी की लंबाई। मतलब कि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से फिगर बनाएंगे और यहाँ पर देखिए इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ओ पी और ओ क्यू क्या है? त्रिज्या है वृत्त की। और पी क्यू क्या है? ये जीवा है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से लंब खींचा गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 2 सेंटीमीटर में ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। मतलब जो पी क्यू आप देख रहे हैं 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, 2-2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम यही त्रिभुज लेंगे और इसी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ से ये इतने त्रिभुज से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसमें यहाँ पर प्रमेय लगेगा। प्रमेय को आप समझ रहे होंगे कि त्रिज्या से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए यहाँ पर ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो बस, और कुछ भी इसमें हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का यहाँ पर का है, ठीक है ना। ये समझ में आया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पर? OP इक्वल टू 2.5 cm, ये हो गया। और यहाँ पर क्या दिया गया है? इसमें लिखेंगे PQ इक्वल टू 4 cm, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे OP, यहाँ पर इसको बिंदु मान लेते हैं। देखिए ये OPQT है ना, इसको मान लेते हैं R मान लीजिए, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को R। तो यहाँ पर लिखेंगे OR बराबर RQ, यहाँ पर ये हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इसका आधा कर देते हैं P/Q का, तो ये दोनों यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट प्रमेय आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब आगे समझिए कैसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा? ORP। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर TP बराबर जो हम यक्ष माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज समकोण, लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ORP में तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है? इस वाली भुजा को OR को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कर्ण के सामने, यहाँ पर ये देखिए समकोण के सामने ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें OR ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? 2.5 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? 25 का स्क्वायर मतलब 625, और यहाँ पर -4, कुल मिलाकर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, तो 2.25। तो 225 के स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो आप कहेंगे यहाँ पर 15 होगा। तो पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। समझ में आया। OR हमारे पास कितना है? यहाँ पर 1.5 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे और यहाँ पर ये पूरा क्या होता है? समकोण। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? समकोण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल TPO बराबर 90। तो यहाँ पर रीजन देना चाहते हैं, लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। ठीक है ना। जैसे आप इतना इसको लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज लेंगे? इधर देखिए ये वाला OPT। तो यहाँ पर लिखेंगे OPT में
ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 90 है तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा, मतलब कि OT का स्क्वायर इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए ना। तो यहाँ पर देखिए ये 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा, तो OT का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PT का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको लिख दिए हैं। OT यहाँ पर कितना है, यहाँ पर y, और ये देखिए OR अभी हम ज्ञात किए थे 1.5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.5 का स्क्वायर इक्वल टू PT के स्क्वायर। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, तो यहाँ पर OP है 2.5 का स्क्वायर, ठीक है, ये इतना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ये हो जाएगा 15 दूना 30, मतलब 3y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 625, ये हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इसको इधर लेकर आते हैं तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 6.25 माइनस 2.25 ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस 3y है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? इतना पॉइंट इसको आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, यक्स ज्ञात करना है। कुल मिलाकर यक्स ज्ञात करना है, तो यक्स को रोकेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ से अब हम त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को लेंगे। देखिए एक बार ये छोटा त्रिभुज लिए, एक बार बड़ा त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला देखिए ये 90 है ना, तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज RPT में। यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज RPT में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा कर्ण, और यहाँ पर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। हमें क्या रखना है, क्या हटाना है, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 है, तो हमें x स्क्वायर को रखना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू को नहीं, y स्क्वायर की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -4 इक्वल टू y स्क्वायर, तो यहाँ पर ये समीकरण 2 हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर के स्थान पर हम इसको रखेंगे, तो x स्क्वायर -4, और यहाँ पर माइनस x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर y स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर 3y है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 4, ये समीकरण 1 है। तो इसी में हम वैल्यू को रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए y स्क्वायर के स्थान पर हम इसको रखेंगे, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर -4, ठीक है ना। y स्क्वायर के स्थान पर हम इसको रख दिए, और यहाँ पर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है प्लस 3y इक्वल टू 4, ये है ना। इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या है 3y इक्वल टू 4 प्लस 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू, यहाँ पर ये 8, और y इक्वल टू 8/3 आया है। कितना आया है, 8/3 आया है। अब हम क्या करेंगे, y का मान, हमें y की वैल्यू को नहीं फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब इस पर से रेखा की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, समीकरण किस में रख दें, 1 या 2 आप किसी में भी रख सकते हैं, तो 2 में रखते हैं। तो 2 में
रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का मान रख दीजिए, तो x² इज इक्वल टू y², मतलब कि 8/3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए x² इज इक्वल टू 8 × 64, 3 × 3 = 9 प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए x² इज इक्वल टू 64 प्लस 9 × 4 = 36/9 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/3। यहाँ से x² से ये रूट लग गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और यहाँ पर 9 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 3, तो 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं 3.333, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से, तो यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था, हमें ज्ञात करना था TP, ठीक है ना। ये आंसर आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। यहाँ पर देखिए खा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में DE समांतर AC है और DF समांतर AE है, सिद्ध कीजिए कि BF/FE = BE/EC है। यहाँ पर देखिए ये जो इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है, ये फिगर में आपसे कह रहा है कि ये जो समांतर यहाँ पर आप देख रहे हैं DF समांतर AE है और यहाँ पर DE समांतर AC है। तो हमें जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध करेंगे। चलिए उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर बना लिए और नोट कर लिए। दिया है DE समांतर, देखिए DE, ये DE समांतर AC है और DF समांतर है AE के, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों समांतर है और ये समांतर है, ठीक है ना। अलग दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे कर दिए। अब यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि BF/FE, ये देखिए BF/FE ये है, और यहाँ पर BE, मतलब ये BE पूरा यहाँ से यहाँ तक BE/EC है, ये इतना, ठीक है ना। तो कैसे यहाँ पर इसको हम सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों समांतर हैं, तो ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE, ये देखिए त्रिभुज ABE में अगर देखें तो यहाँ पर क्या है DF समांतर है यहाँ पर AE के, ठीक है ना। जब ये समांतर हैं तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिया गया है इसको ऐसे समझिए BD/AD ऐसे लिख सकते हैं। BD/AD मतलब किसी त्रिभुज में अगर कुछ इस टाइप से अगर आप देख पा रहे हैं कि ABC दिया गया है और यहाँ पर मान लेते हैं DE, अगर ये दोनों समांतर हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AD/BD = AE/EC, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही इसमें कर रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज आप देखिए ये इतना, तो ये दोनों समांतर हैं तो AD/BD, और यहाँ पर लिखेंगे बराबर AD/BD हो गया, और इधर लिखेंगे FE, यहाँ पर 1 मिनट, BD/AD हो गया, और इधर लिखेंगे BF/FE, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण 1 बन गया। और यहाँ पर अब दूसरा देखिए, ये हो गया ना। अब इसको देखिए ABC, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए BD/AD यहाँ पर लिखेंगे BD/AD = यहाँ पर BE/EC, BE/EC, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देखेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे BF/FE = यहाँ पर ये है BE/EC, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिख देना है
तो 1 मिनट थोड़ा कम दिख रहा था, तो यहाँ पर लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। समानुपातिकता प्रमेय से इसको हम सॉल्व कर देंगे। मतलब कि जब किसी यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है, यहाँ पर D समांतर BC अगर इस टाइप से होगा तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AD/BD AE/EC होता है। इसका विलोम क्या कहता है, AD/AB AE/AC भी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना था इसको इस टाइप से सिद्ध करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए ग नंबर कह रहा है किसी AP के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। उसका प्रथम पद और सारांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो आप यहाँ तक देख ही रहे हैं तो एक बार फ्रेंड्स जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट बाद में भूल जाते हैं। प्लीज़ आप इतना तो कर ही सकते हैं। आपके लिए पूरा सेट एक ही वीडियो मतलब 1 शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करा रहे हैं, इतना तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये ग नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 9 पदों का योग मतलब कि S9 इक्वल टू कितना है, 81 है और 17 पदों का योग मतलब 17 इक्वल टू 289 है। ये हो गया। तो आपसे कह रहा है कि प्रथम पद और सारांतर मतलब A ज्ञात करना है और यहाँ पर D ज्ञात करना है। बस हो गया क्वेश्चन, सॉल्व करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, S9 को ले लीजिए, 9 इक्वल टू यहाँ पर 81 दिया गया है। अगर हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, n/2। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लिख देते हैं, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। n पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला ये है, तो इसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए n के स्थान पर 9 है, तो यहाँ पर 9/2 लिखेंगे, 2a प्लस n के स्थान पर 9 माइनस 1 और यहाँ पर d नहीं दिया गया इक्वल टू 81। ठीक है ना, तो ये इधर गुणा हो जाएगा, या फिर आप इसको 9 से 9 बार में ये हो जाएगा, 2 से 9 इसमें गुणा हो जाएगा। तो 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8d इक्वल टू 9 दूनी 18। ये हो गया, समीकरण 1 बन गया। अब 17 में देखिए, तो यहाँ पर देखिए S17 इक्वल टू 289 मतलब कि 17/2 2a प्लस n-1 मतलब 17 माइनस 1 और यहाँ पर ये d इक्वल टू 289। ठीक है ना, इससे ये कैंसिल 17 बार में 2 से 17 को हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। ठीक है ना, कितना आएगा, 34 आएगा, इतना ही तो आएगा ना। 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। तो यहाँ पर 2 से भाग कर दीजिए तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये हो गया, समझ में आया यहाँ तक। अब आगे यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर ये दिया गया है 2a प्लस 8d इक्वल टू 18। अब इसमें से 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल टू 17। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है ना, 2a में से 1 जाएगा तो a बचेगा, इससे ये कैंसिल, 18 में 17 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, कितना आया है, 1 आया है। अब यहाँ से हम d की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो d की वैल्यू को आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए 2a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 8 और यहाँ पर d इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 17 है। 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, क्या 18 है ना। ठीक है, 2a प्लस 8d इक्वल टू 18। तो a कितना है, 1 है मतलब कि 2 हो जाएगा, प्लस 8d
इक्वल टू यहाँ पर 18 ये 2 इधर आ जाएगा तो 16, मतलब कि 8D इक्वल टू 16 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल 2 बार में, तो D इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, और A हमारा कितना आया था 1। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए घ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए x² - 5 दिया गया, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। तो x² इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा √5, और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, x² - 5 इक्वल टू 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ पर a के स्थान पर 1 मिल जाएगा। x का गुणांक देखिए क्या है a है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर b नहीं है तो यहाँ पर b बराबर 0 हो जाएगा, और c बराबर यहाँ पर -5 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर x की वैल्यू आया है इसको एक को अल्फ़ा बराबर √5 मान लेते हैं और बीटा बराबर -√5 मान लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फार्मूला हमारा क्या कहता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ दीजिए, मतलब √5 माइनस √5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। फार्मूला से अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो माइनस b कितना है 0 बट्टे में a कितना है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना आया 0। देखिए फार्मूला से भी हमारा 0 आया है और इसको जोड़ दिए तब भी ये हमारा ये इतना आया। अब लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो यहाँ पर -√5 इंटू √5 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर फार्मूलास देखेंगे इसको, तो शून्यकों का गुणनफल फार्मूला क्या होता है c/a। c कितना है, a कितना है 1, तो यहाँ पर -5। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर शून्यक हमारा आया था उससे इसको हम देख रहे हैं तो -5 आया है, फार्मूले से देख रहे हैं तब भी हमारा उतना ही आया है, मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, बस इतना ही आपको इसमें सॉल्व करना था, मतलब दोनों से हमें इसको चेक कर बताना था कि सेम आ रहा है या फिर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है और इसमें हमें बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करने हैं। तो चलिए एक एक कर सभी को सॉल्व करते हैं। कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन में हमें माध्य माध्यक बहुलक दिया गया है ज्ञात करने के लिए। फार्मूला याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जिसमें हमें माध्य ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से इसको नोट कर लिए हैं। साक्षरता दर नगरों की संख्या XI हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। देखिए 55 45 क्या हो जाएगा यहाँ पर 55 5 60 40 100 का आधा कितना होगा 50। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए 6 5 11 12 मतलब कि 120 का आधा कितना हो जाएगा 60। कुल मिलाकर 10 10 का डिफरेंस है तो 50 10 60 10 70 10 80 10 90 ये हो गया। अब इसको हमें गुणा करना है FI XI, तो 50 3 150, इसको इससे गुणा करेंगे तो 600, इसको इससे गुणा करेंगे 77 मतलब कि 770, 8 ढाई 64, 9 3 27 ये हो गया। इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सिग्मा FI इक्वल टू 35 आएगा। ठीक है ना, देखिए 11 10 21 21 8 29 29 3 32 3 35। अब इसको जोड़ लीजिए सिग्मा FI XI इक्वल टू, इसको जोड़िए तो 0 हो जाएगा।
5 7 12 4 16 16 4 20 3 23 का 3 हासिल है 2 2 दूनी 4 4 6 यहाँ पर 10 7 17 17 6 23 1 24 24 30। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई इक्वल टू 24 30 बटे में 35। तो 5 से डिवाइड करें 5 सत्ते 35 5 चौक 20 5 8 40 5 छंग 30। पॉइंट में ले जाएंगे तो 7 छंग 42 7 छंग 42 हो जाएगा 6 और 6 मतलब 66 7 9 63.30 मतलब कि 7 चौक 28 69.4 हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको भी नोट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक ज्ञात करना काफ़ी ईजी है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है उसको f1 मानिए, इसके ऊपर f0 मानिए, इसके नीचे f2 मानिए, f1 के सामने आइए ये आपका यल हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारा यच होता है, मतलब कि यहाँ पर 10। तो बहुलक का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यल हमारे पास कितना है 35 है, प्लस F1 कितना है 23 है, माइनस F0 कितना है 21 है। तो यहाँ पर 2F1 मतलब इसको दोगुना करिए 23 दूना 46 माइनस 21 माइनस F2 कितना है 14 है इंटू H यहाँ पर कितना है 10 है, ठीक है ना। वैल्यू को इसमें रखेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो 2 46 माइनस देखिए यहाँ पर 21 10 31 4 35 ये गुणे 10 है तो इसमें 10 से गुणा कर दीजिए ऐसे। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए 35 प्लस 20 बटे में 35 10 45 मतलब 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 35 प्लस 11 से एक बार में 9 मतलब 0.0 तो 11 8 88 मतलब 35 1 36.8 ये आपका बहुलक आ चुका है। अब चलिए माध्यक ज्ञात करते हैं इसी क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखिए जो भी दिया गया है यहाँ पर नोट कर लिए हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता, ये हो गया। अब यहाँ पर जो भी लिखा है उसको लिखते हैं 11 6 17 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 20 10 30 37 1 38 ये हो गया। और 38 इसको 23 को जोड़ दीजिए मतलब 30 20 50 10 60 1 61 हो जाएगा। 61 10 71 4 75 5 80, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर 80 आया है तो ये क्या होता है n होता है, ठीक है ना। n कितना है 80 है तो यहाँ पर n/2 निकालेंगे तो 40 आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी यहाँ पर संख्या 40 से छोटी है, मतलब 61 बड़ी है उससे छोटी, यहाँ पर ये 40 से छोटा है ना। तो ये क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, इससे एक नीचे आएंगे तो F हो जाएगा। ये हमारा यल है, दोनों का डिफरेंस H हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका या माध्यिका इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। फार्मूला अभी तुरंत याद करिए इसको आप। तो यहाँ पर यल कितना है आप कहेंगे 35 प्लस n/2 कितना है 40 माइनस CF कितना है 38 बटे में F कितना है यहाँ पर 23 इंटू H कितना है 10 है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 2 गुणे 10 बटे में 23 इक्वल टू 35 प्लस 20 बटे में 23 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 35 प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट, देखिए इसमें 200 हो जाएगा। 200 को अगर हम 23 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, मतलब ये 8 बार में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 35.8 ये आपका क्या हो जाएगा
फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन थे 5 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे, लेकिन यहाँ पर हम 6 क्वेश्चन दिए गए थे तो सभी को सॉल्व करा दिए हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 5 ही को सॉल्व करना है। तो चलिए अब जितने भी 6 नंबर के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर के तीसरे नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होगा, एक दिया होगा एक अथवा में होगा, ठीक है ना। उसमें से आपको एक को ही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। संख्या के अंकों का अंतर 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? जब भी आपको इस टाइप की संख्याएं मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें इकाई और दहाई मान लेना। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माना किसी संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, ठीक है ना। और कह रहे हैं संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पर लिख लेना है आपको प्रश्नानुसार, ठीक है ना। संख्याओं का अंतर कितना है? 4 है, ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिए जो यहाँ पर दिया गया है ये कितना है? दहाई, तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y, यहाँ पर 88 हो जाएगा। कैसे आया सब कुछ बता रहे हैं। संख्याओं का अंतर समझ में आया। यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं 78 है तो 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो वही अंतर यहाँ पर कितना है? 4 है। अब यहाँ पर कह रहा है संख्या जो भी है उसके अंकों को पलट देते हैं। 78 है तो क्या कर दें? 87 कर दें, मतलब पलट देंगे। तो जो हमारा इकाई के स्थान पर था वो दहाई के स्थान पर आ जाएगा, जो दहाई के स्थान पर था वो इकाई के। देखिए 10 से y गुणा हुआ था तो 10 से यहाँ पर x गुणा हुआ है, इतना है। और ये इतना अलग है, इसको हम क्या करेंगे? दोनों को पलटने पर यहाँ पर योग कह रहा है तो जोड़ देंगे दोनों को। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11x प्लस 11y इक्वल टू 88 हो जाएगा। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 11 कॉमन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 88। इससे ये 8 बार में, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2 बन गया। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू 12, इससे ये कैंसिल 6 बार में, तो x बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर y बराबर 2 मिलेगा। देखिए x बराबर 6 है तो 6 में कितना जोड़ेंगे? 8 हो जाए तो 2, मतलब कि y का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ पर x बराबर 6 y बराबर 2, तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? तो यहाँ पर कौन सी संख्या है अगर हम कहें तो इकाई के स्थान पर ये है और दहाई, मतलब यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या 26 है। 26 और यहाँ पर लिख देंगे तथा 62, पलटने पर, मतलब कि इसको पलट दीजिए 26, तो 6 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 62 हो जाएगा, ठीक है ना। 26 तथा 62 है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए इसका अथवा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है? लंबाई उसके चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है। जितना भी चौड़ाई होगा उसको हम दोगुना करेंगे, मतलब 2 से गुणा करेंगे और प्लस 9 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर आयताकार, तो यहाँ पर आपको बना लेना है। ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो जितना भी चौड़ाई होगा इसको मान लेते हैं चौड़ाई को x, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई का दोगुने से 9 अधिक, ये, ठीक है ना, ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार, जो दिया गया उसी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल
कितना है 810 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लंबाई तथा चौड़ाई, ये ठीक है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये दिया गया है 810 इक्वल टू, इन दोनों को हम गुणा करेंगे 2x + 9। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 810 इक्वल टू 2x² + 9x। इसको इधर लेकर आएंगे तो 2x² + 9x - 810 इक्वल टू 0। अब इसका हम गुणनखंड करना चाहते हैं लेकिन बहुत बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, a बराबर 2, p बराबर 9 और c बराबर -810, ये हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, -b ± b² -4ac बट्टे में 2a। ये द्विघाती फार्मूला है, चाहे आप गुणनखंड कर x की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए या फिर ऐसे आप x की वैल्यू को फाइंड कर लीजिएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर माइनस b कितना है 9 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 है, c यहाँ पर 810 ये होगा बटे में 2a, a कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू -9 प्लस माइनस रूट में 81 प्लस। अब यहाँ पर देखिए इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 को अगर 810 से हम गुणा करेंगे तो देखिए 810 से 8 को गुणा करेंगे तो 8 को 0 हो जाएगा, 8 एक 8, 8 8 64, ये इतना आएगा, ठीक है ना। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे -9 प्लस माइनस यहाँ पर 65 61 बटे में 4, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा -9 प्लस रूट 65 61 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर 81। तो चलिए आगे लिख लेंगे, इक्वल टू -9 प्लस माइनस 81 बटे में 4। तो यहाँ से हम केवल प्लस वाली वैल्यू को लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लंबाई है, लंबाई निगेटिव नहीं हो सकती है। तो 81 में से 9 जाएगा तो 72 बचेगा बटे में 4, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 18, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें x का मान कितना मिला है 18। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 18 है, तो यहाँ पर ये क्या है चौड़ाई है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, इसमें 18 रखेंगे तो 18 दूनी 36 9 45। तो यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई यहाँ पर कितना है x है, मतलब x बराबर 18 और लंबाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 मीटर, ठीक है ना। ये आपका प्रॉपर तरीके से आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए चौथे में कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्तास 60 से घटकर 30 हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो मतलब कि जब यहाँ पर कोण 60 था तब यहाँ पर उसकी लंबाई कुछ और थी, छाया की लंबाई, और जब यहाँ पर ये घटकर 30 डिग्री हो जाता है तब जितनी थी छाया की लंबाई उससे 30 मीटर और अधिक हो जाती है, ठीक है ना। फिगर बनाकर समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है, ये मीनार है और इसकी छाया की लंबाई यहाँ पर जितना भी रहा होगा, पहले मान लेते हैं यक्स था और ऊंचाई यहाँ पर यक्स, जब ये 60 डिग्री था तब इस मीनार की छाया की लंबाई यक्स था, और जब ये घट कर यहाँ पर ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया तो ये जितना भी था उससे यहाँ पर ये 30 बढ़ गया, मतलब ये पूरा कितना हो गया यक्स प्लस 30 हो गया, ये 30 और आगे तक बढ़ गया है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x प्लस 30 हो गया। तो इसको हम नेम दे देते हैं A B
CD। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की लंबाई मतलब मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, दिया है एंगल ACB 60, ADB 90, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर CD यहाँ पर कितना है, 30 है। ठीक है ना, तो ये इतना, ये 30 है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो कोण है तो दो त्रिभुज लेंगे, तो एक एक त्रिभुज लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में, DB में, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे tan 30 इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना है, h है, आधार यहाँ पर कितना है, x प्लस 30 है, इक्वल टू, तो यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू h यहाँ पर नहीं ज्ञात है, x प्लस 30 ये हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो x प्लस 30 इक्वल टू h√3 ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम h इक्वल टू x प्लस 30 बटे में √3 ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरा यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ये वाला त्रिभुज लिए देखिए ABC। ठीक है ना, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे tan 60 इक्वल टू, यहाँ पर लंब कितना है, h है, आधार कितना है, x है। ठीक है ना, तो यहाँ से tan 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू h/x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू h/√3 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, बस x की वैल्यू को यहीं पर आपको रख देना है। ठीक है ना, x की वैल्यू को यहीं पर रख देना है, या फिर आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा इजी बनाना चाहते हैं तो इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से h की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। h की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है ना, ये इधर, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो h बराबर ये है और h बराबर ये है, तो यहाँ से हम x फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर √3x इक्वल टू x प्लस 30 बटे में √3, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 30, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 30, तो यहाँ से ये कैंसिल 15 बार में, तो x बराबर 15। ठीक है ना, अब x बराबर 15 तो इसमें वैल्यू को रख देते हैं, तो h इक्वल टू 15 प्लस 30 बटे में √3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 बटे में √3 इंटू √3 बटे में √3, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए h इक्वल टू 45 √3 बटे में 3 से ये गया 15 45 इक्वल टू 15√3, √3 की वैल्यू को अगर हम रखेंगे इंटू 1.732 ये हो गया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.98। ठीक है ना, तो यही मीटर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। अगर वैल्यू आपसे रखने के लिए बोले √3 का तभी रखिएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर ये इतना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसका अथवा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अथवा में ये क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। LHS RHS, तो LHS से इसको हम सॉल्व करेंगे तो cos थीटा से इसमें भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बटे में यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू sin थीटा बटे में cos थीटा माइनस cos थीटा बटे में cos थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा बटे में sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस cos थीटा बटे में cos थीटा माइनस 1/cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा क्या होता है tan थीटा
-1 प्लस यहाँ पर भी cos थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec थीटा बटे में tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटे में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर वैल्यू को हम रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर देखिए माइनस, तो इसमें हम -1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे में जो है इसको हम लिख लेते हैं tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा tan थीटा प्लस सेक थीटा बटे में यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको इतने कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ से ये कॉमन हो गया तो ये इतना बचेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो गया बटे में यहाँ पर देखिए tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखिए दोनों सेम ही लिखा है, tan थीटा प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, तो इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर सेक थीटा को पहले लिख देंगे प्लस tan थीटा, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रूफ हो चुका है, हमें यही लाना था और ये हमारा आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ्ड, ये हो गया। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात की। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पर भुजा कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे मतलब यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ज्ञात करना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से ये भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखें तो यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इतने भाग को, यहाँ पर वृत्ताकार भाग को घटाना है तो माइनस πr स्क्वायर, कुल मिलाकर 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा। वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पर सॉल्व करिए 6 × 14 प्लस 22/7 इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 × 14, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। इसको सबको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर 7 होना चाहिए, ठीक है ना, हमें त्रिज्या देखना है ना, तो 7 से ये कैंसिल, तो 22 से 7 को गुणा करेंगे, और यहाँ पर ये जो लिखा है 14, तो इसको इधर गुणा करेंगे तो 196 × 6, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, तो 22 सत्ते तो प्लस 7 2 14 का 4, 7 2 14 15, 154, तो इसको आप गुणा करेंगे तो 6 × 36 का 6, 6 9 54 54 और 3
कितना हो जाएगा 57 का 7 हासिल आया 5, 6 का 9 6 5 11 प्लस 154। अब यहाँ पर इसको आप जोड़िए तो 6 4 10 का 0, 7 4 7 5 12 13 का 3 हासिल आया 1 1 2 1 3 1330। यहाँ पर सीएम में दिया गया है तो सीएम में लिखेंगे तो यहाँ पर आपका सीएम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसका हम अथवा भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। अथवा में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आर दिया गया है कितना है 2 सेंटीमीटर है और एल दिया गया है 2√2 सेंटीमीटर और यहाँ से हमें एच को ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 मिनट माइनस ना, तो -2 का स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एच इक्वल टू 8 - 4 इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे ठोस का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। फिगर कैसे बनेगा समझ लीजिए। यहाँ पर ये शंकु है आपका, ये कुछ इस टाइप से ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ये अर्धगोला है, इसी के ऊपर एक शंकु रखा है तो यहाँ से ये ऊंचाई है और ये तिर्यक ऊंचाई है। तो इसी में वैल्यू को हम रख देंगे। तो यहाँ से पहले कॉमन ले लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर एच प्लस 2r बचेगा। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को रखिए तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 2 इंटू 2 और यहाँ पर एच कितना है 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना। ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बच्चों को 88/21 इंटू, तो यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से 3 दूना 6 3 7 21, तो यहाँ पर मतलब 2 और 16 का 6 2 और 16 1 17/7 इक्वल टू 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 6, तो ये मतलब कि 7 21। यहाँ देखिए 7 दूनी 14 और यहाँ पर 3 बचेगा ना 36, तो 7 बचे 35 मतलब 5.10 मतलब 25.1 cm क्यूब। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से सेट 3 के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सेट 4 सेट 5 सेट 6 सेट 7 सभी को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।